डिबेट में आपका स्वागत है। 70 का दशक बॉलीवुड आप कह सकती हैं अपने सुनहरे दौर में था और उस दौर के दो सबसे बड़े सितारे थे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो खैर पर्दे पर आग लगा ही रही थी और ऑफ स्क्रीन वो एक ऐसी प्रेम कहानी जी रहे थे जो बहुत जल्द देश की सबसे बड़ी कानूनी और सामाजिक बहसों में से एक बनने वाली थी। बिल्कुल, एक तरफ थे शादीशुदा 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र और दूसरी तरफ थी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। दोनों शादी करना चाहते थे पर उनके बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी और वो दीवार थी भारत के कानून की। इसी कानूनी दीवार को लांघने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो आज भी इतने सालों बाद भी विवादों में है। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का सवाल खड़ा होता है, क्या 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का विवाह संभव बनाने के लिए किया गया कथित धर्म परिवर्तन उस समय की कानूनी मजबूरियों को देखते हुए एक प्रैक्टिकल भले ही कंट्रोवर्शियल समाधान था? मैं आज इसी पक्ष में दलील दूंगी। और मेरा तर्क ये होगा कि ये कदम कानूनी तौर पे पूरी तरह बेअसर था। ये कानून से बचने का कोई रास्ता नहीं बल्कि कानूनी भ्रम था और उनकी शादी का जो असली कवच था वो कुछ और ही था। चलिए तो फिर उस दौर में वापस चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों। देखिए, मामला बहुत सीधा था। धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से विवाहित थे। 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो इस बारे में बिल्कुल साफ है कि पहली पत्नी के जीवित रहते और बिना तलाक के कोई भी हिंदू पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसे कानून की भाषा में बग्यामी या द्विविवाह कहते हैं। और ये सिर्फ कोई सामाजिक गलती नहीं है बल्कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 494 के तहत एक संगीन अपराध है। इसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है और कानून इसे इतनी गंभीरता से इसलिए लेता है ताकि पहली पत्नी और बच्चों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके। और प्रकाश कौर तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी, ये भी एक अहम बात है। बिल्कुल। तो अब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के सामने आप सोचिए सारे दरवाजे बंद थे। इसी लीगल डेडलॉक को तोड़ने के लिए, जैसा कि कहा जाता है, उन्होंने वकीलों की सलाह पर एक रास्ता खोजा जो उस दौर में कई लोग अपनाते थे, इस्लाम धर्म कबूल करना। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक पुरुष को कुछ शर्तों के साथ 4 शादियां करने की इजाजत देता है। रिपोर्ट्स और हेमा मालिनी की जीवनी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में भी इस बात का जिक्र है। जी। बताया जाता है कि इस प्रक्रिया के लिए धर्मेंद्र दिलावर खान केवल कृष्ण और हेमा मालिनी आयशा BR चक्रवर्ती बने। 21 अगस्त 1979 को एक निकाह हुआ और बाद में तो आउटलुक मैगजीन ने एक निकाहनामा तक छाप दिया था। तो मेरे हिसाब से ये एक सोची समझी लीगल स्ट्रैटेजी थी ताकि वो अपने रिश्ते को कोई तो कानूनी जामा पहना सकें और जेल जाने के खतरे से बच सकें। मैं समझता हूँ कि आप इसे एक लीगल स्ट्रैटेजी क्यों कह रहे हैं, लेकिन मेरे नजरिए से ये एक बहुत ही कमजोर, बल्कि मैं तो कहूँगा कि एक कागजी रणनीति थी। ये तर्क कि धर्म बदलने से आप हिंदू मैरिज एक्ट के शिकंजे से बच जाएंगे, ये अपने आप में ही एक कानूनी भ्रम है। एक मिनट के लिए सोचिए, आपकी पहली शादी हिंदू कानून के तहत हुई है, वो कानून की नजर में पूरी तरह वैलिड है। अब सिर्फ आपके धर्म बदल लेने से वो शादी हवा में तो गायब नहीं हो जाएगी, है ना? वो शादी तब तक कानूनी तौर पर मौजूद है जब तक उसे उसी हिंदू कानून के तहत खत्म ना किया जाए, मतलब तलाक के जरिए। लेकिन उस वक्त तो शायद ये एक रास्ता माना जाता था। माना जाता होगा पर कानूनी हकीकत कुछ और है। देखिए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुद्गल बनाम भारत संघ जैसे एक लैंडमार्क केस में इस बात को शीशे की तरह साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आप दूसरी शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपकी पहली शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है तो उसे खत्म भी उसी कानून के तहत करना होगा। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि धर्मेंद्र ने खुद साल 2004 में आउटलुक को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें इन सब बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं जो अपने फायदे के लिए अपना धर्म बदल ले। उनका असली कानूनी बचाव ये धर्म परिवर्तन था ही नहीं बल्कि CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक प्रोसीजरल लूपहोल था। कानून ये कहता है कि द्विविवाह की शिकायत सिर्फ और सिर्फ पहली पत्नी या उसके करीबी रिश्तेदारी कर सकते हैं और प्रकाश कौर ने कभी कोई शिकायत दर्ज ही नहीं की। लेकिन इसमें एक पेंच है ना?
आपने सुप्रीम कोर्ट के बाद के फैसलों का जिक्र किया, पर अगर हम टाइम मशीन में बैठकर 1979 में वापस जाएं, तो क्या तस्वीर इतनी ही साफ थी? उस समय ये एक ग्रे एरिया था, एक ऐसा रास्ता जिसे कई लोगों ने अपनाया था। हो सकता है आज हमें ये कानूनी रूप से कमजोर लगे, लेकिन उस वक्त के माहौल में ये एक बचाव का रास्ता दिखता था। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुए निकाह ने कम से कम उनके रिश्ते को एक कानूनी दस्तावेज तो दिया। इसका मकसद हिंदू कानून की सजा से बचने के लिए एक पैरेलल लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना था। ये एक जुआ था, एक रिस्क था, मैं मानती हूँ, लेकिन यह उनके कमिटमेंट को दिखाता है कि वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। यह महज एक दिखावा नहीं था, ये उस वक्त की समझ के हिसाब से एक डिफेंसिव मूव था। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इस डिफेंसिव मूव वाली बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी कर ली तो आप आईपीसी से बच गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आईपीसी यानी देश का क्रिमिनल कानून, वो सबके लिए बराबर है। वो ये नहीं देखता कि आपने दूसरी शादी के लिए कौन सा धर्म अपनाया। वो ये देखता है कि क्या आपकी पहली शादी जो हिंदू कानून के तहत हुई थी अभी भी लीगली वैलिड है या नहीं। और धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की शादी हर लिहाज से वैलिड थी। तो ऐसी सूरत में धर्म बदलकर की गई दूसरी शादी भी आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराधी मानी जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक कानूनी भ्रम था, कोई ठोस समाधान नहीं। अगर प्रकाश कौर शिकायत कर देती तो ये निकाहनामा अदालत में शायद ही उनके किसी काम आता। मैं आपकी कानूनी व्याख्या देख सकती हूँ, लेकिन मुझे एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करने दीजिए। हमें उनके इरादे को और उनके बाद के एक्शन को भी देखना चाहिए। कथित निकाह के कुछ महीनों बाद 2 मई 1980 को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अयंगर रीति रिवाज से भी शादी की, जो हेमा मालिनी का पारिवारिक रिवाज था। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो सिर्फ कानूनी पचड़े से नहीं बचना चाहते थे, बल्कि अपने रिश्ते को सामाजिक और पारिवारिक मान्यता भी दिलाना चाहते थे। ये एक 2-pronged स्ट्रैटेजी थी, निकाह लीगल कवर के लिए और हिंदू विवाह सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। वो हर बेस को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो कानूनी हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो। इससे उनकी मंशा साफ दिखती है। ये एक दिलचस्प तर्क है, पर क्या आपने इस पर विचार किया है कि उनकी असल जिंदगी कैसी रही? उनका पूरा सार्वजनिक जीवन, उनके बच्चों का पालन पोषण, उनके त्योहार, सब कुछ हमेशा हिंदू परंपराओं के हिसाब से ही चला। हेमा मालिनी, जो बाद में बीजेपी जैसी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की नेता बनी, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में इस बात पर अफसोस जताया था कि उन्हें अपनी पसंद की शादी करने के लिए ये सब करना पड़ा। ये बयान क्या बताता है? अच्छा, यही कि ये कदम आस्था से नहीं बल्कि मजबूरी में उठाया गया था। एक ऐसा समझौता जिसका शायद उन्हें बाद में मलाल भी रहा। और जैसा मैंने पहले कहा, धर्मेंद्र का खुद इस बात से इनकार करना इस दलील को और पुख्ता करता है कि यह धर्म परिवर्तन दिल से नहीं, सिर्फ एक जरूरत के लिए था। जरा सोचिए उस स्थिति के बारे में। एक तरफ देश के 2 सबसे बड़े सितारे और दूसरी तरफ कानून और समाज। उस दबाव को झेलना कितना मुश्किल रहा होगा। अब आते हैं प्रकाश कौल की भूमिका पर, जो मेरे ख्याल से इस कहानी का सबसे अहम लेकिन सबसे कम चर्चित पहलू है। बिल्कुल। जैसा आपने कहा, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और वही उनका असली बचाव बना। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा ये बात पहले से कैसे जान सकते थे? क्या वो इस बात पर अपनी पूरी जिंदगी और करियर दांव पर लगा सकते थे कि प्रकाश कौर चुप रहेंगी? किसी भी पत्नी के लिए एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। वो चाहती तो धर्मेंद्र को जेल भिजवा सकती थी। इसलिए अपनी तरफ से एक प्रोएक्टिव लीगल डिफेंस तैयार करने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन का कदम उठाया। ये उस वक्त के वकीलों की सलाह के हिसाब से उन्हें सबसे तार्किक रास्ता लगा होगा। वो हाथ पर हाथ धरकर इंतजार नहीं कर सकते थे। मैं इस पे एक अलग तरह से आता हूँ। मेरे विचार में असली निर्णायक फैक्टर कोई कानूनी दांवपेच था ही नहीं, बल्कि प्रकाश कौर का किरदार और उनका फैसला था। वाह, ये तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। तो आप कह रहे हैं कि यह सारा धर्म परिवर्तन का तामझाम बस एक दिखावा था और असली चाबी तो प्रकाश कौर के पास थी। उनका चुप रहना सिर्फ एक पैसिव एक्शन नहीं था, ये एक बहुत गरिमापूर्ण एक्टिव डिसीजन था। उन्होंने एक दुर्लभ इंटरव्यू में जो कहा वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, धर्मेंद्र भले ही एक अच्छे पति साबित न हुए हों, लेकिन वो दुनिया के सबसे अच्छे पिता जरूर हैं।
जरा इस बयान की गहराई देखिए। ये उनके चरित्र की गरिमा और स्थिति की उनकी गहरी समझ को दिखाता है। उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने पति को सार्वजनिक अपमान और कानूनी कार्रवाई से बचाया। तो असल में जो कानूनी कवच था वो किसी वकील की सलाह या धर्म बदलने के नाटक में नहीं, बल्कि प्रकाश कौर की खामोशी में था। कानून की किताबों में इसका कोई तोड़ नहीं था, लेकिन इसका तोड़ एक इंसान के दिल में था। यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। ये बात भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत है और मैं प्रकाश कौर के किरदार की इज्जत करती हूँ। लेकिन एक वकील के नजरिए से देखें तो आप अदालत के बाहर लिए गए किसी के व्यक्तिगत फैसले पर अपना कानूनी भविष्य नहीं छोड़ सकते। धर्मेंद्र और हेमा ने जो किया वो एक कानूनी बचाव तैयार करने की एक कोशिश थी, भले ही वो कमजोर थी। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से प्रकाश कौर की दया पर नहीं छोड़ा। उन्होंने एक दस्तावेज बनाया, एक निकाहनामा, जो कम से कम ये तो साबित करता था कि उन्होंने एक और कानूनी प्रक्रिया के तहत शादी की है। अगर मामला कोर्ट तक पहुंचता तो उनके वकील इसी दस्तावेज को आधार बनाकर बहस करते। हो सकता है वो केस हार जाते, लेकिन वो बिना लड़े तो नहीं हारते। लेकिन वो लड़ाई किस बुनियाद पर होती? कोई भी अदालत ये सवाल जरूर पूछती कि क्या ये धर्म परिवर्तन वास्तविक था, क्या आपने इस्लाम को वाकई अपनाया? और उनके पूरे जीवन को देखकर इसका जवाब नहीं में ही मिलता। ये महज एक कानूनी सुविधा का मामला था। उनका बचाव इस कानूनी रणनीति पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों की परिपक्वता और एक महिला की गरिमा पर टिका था। शिकायत के अभाव में कानून कुछ कर ही नहीं सकता था। इसलिए धर्म परिवर्तन का नाटक कानूनी प्रक्रिया शुरू होने पर शायद ही उनकी मदद कर पाता। ये एक तरह का लीगल थिएटर था जिसका असल कानूनी वजूद बहुत कम था। अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं यही कहूंगी कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने एक बेहद मुश्किल व्यक्तिगत और कानूनी स्थिति का सामना किया। उन्होंने अपने प्यार को एक पहचान देने के लिए उस समय उपलब्ध एक विवादास्पद लेकिन व्यावहारिक समझे जाने वाले रास्ते को चुना। ये कदम चाहे आज के मानकों पर कानूनी रूप से कितना भी कमजोर क्यों न लगे, उनकी एक दूसरे के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने समाज और कानून की सीमाओं को चुनौती दी। उनके तरीकों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उनके रिश्ते को बचाने के उनके इरादे पर नहीं। और मैं ये कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि ये मामला साबित करता है कि कानून की मोटी मोटी किताबें हमेशा इंसानी रिश्तों की बारीक जटिलताओं को नहीं सुलझा सकती। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का विवाह किसी चतुर कानूनी रणनीति से नहीं, बल्कि आपसी समझ, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर की असाधारण गरिमा और कानूनी प्रक्रिया की एक बहुत ही खास खामी की वजह से आज तक कायम है। ये कानून की जीत नहीं है, बल्कि मानवीय संबंधों की जटिलता के क्लासिक उदाहरण है। निश्चित रूप से। और ये प्रकरण भारतीय समाज में विवाह, धर्म और कानून के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बना हुआ है। धर्मेंद्र का सार्वजनिक रूप से इनकार करना और दस्तावेजी सबूतों का पूरी तरह से पुख्ता न होना इस कहानी की पूरी सच्चाई को शायद हमेशा एक बहस का विषय बनाए रखेगा। और यही बहस हमें कानून और नैतिकता के बीच के महीन फर्क पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये सवाल हमेशा रहेगा कि जो कानूनी रूप से शायद संभव हो, क्या वो नैतिक रूप से भी सही है? और व्यक्तिगत प्रेम को सामाजिक नियमों के सामने कहाँ और कैसे खड़ा होना चाहिए?